नमस्कार बच्चों। कल हमने वसंत भाग से पहला पाठ ध्वनि कविता पढ़ी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और हमने पाठ को समझा था। पाठ को समझने के बाद में मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा मूल्यांकन नहीं किया जाता, तो हम अपने आप को पहचान नहीं सकते कि हमने कितना पढ़ा है या हमने कितना याद किया है या हमें कितना समझ में आ गया है। तो मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है। कल हमने ध्वनि में जैसे पढ़ा था कि जो निराला जी है वह किस प्रकार से युवा पीढ़ी को प्रकृति के माध्यम से और अपने काव्य के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं और आशावादी दृष्टिकोण का संचार करना चाहते हैं। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और कुछ अपनी भाषा में, कुछ कवि की भाषा में और कुछ पुस्तकीय भाषा में, तीनों का मेल-जोल करके हम उन प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि प्रश्न उत्तर जो होते हैं, पाठ के जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको कभी भी पुस्तकीय भाषा से याद नहीं करना चाहिए। जब हमारा थोड़ा-सा स्तर ऊँचा हो जाता है, मीन्स हम 7th के बाद 8th, 9th, 10th में आते हैं, तो हमारा स्तर जो है वो थोड़ा-सा उच्च हो जाता है। मतलब हम अपने विचारों को भी आपस में जो है प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसा ही हम कविता वाले जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, कल मैंने आपको विधा बताई थी गद्यांश और पद्यांश। तो जैसे पद्यांश भाग जो होता है ना? उसमें हम अपने विचारों को भी जो है दे सकते हैं। तो इसी के अनुसार हम आज कविता से हमारा प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। कुछ आप, कुछ मैं आपस में समझ के इसको पूर्ण करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? हमने कल पाठ में पढ़ा था कि कवि जो है वो कहता है कि मैं अभी-अभी आया हूँ, मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर अगर हम सीधे शब्दों में करते हैं, सिर्फ़ यह पुस्तकीय और हमारी व्याकरणिक भाषा है। हमने जैसे कल पढ़ा था इस प्रश्न के उत्तर को लेकर के चैप्टर में कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है? तो देखो यहाँ पे कवि जो है आत्मविश्वास को दर्शाना चाह रहा है और उसका अंत अभी नहीं होगा। तो हमने कल कविता में पढ़ा था कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी ही मेरा अंत नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर है वो ऐसे बन जाएगा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है? सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है? फूलों को अनंत तक अर्थात अनंत लंबे समय तक, बाद तक विकसित करने के लिए, खिलाने के लिए, खिलना, है ना? फूलों को अनंत तक, लंबे समय तक जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा विकसित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है? तो कविता के माध्यम से हम समझेंगे इसको देखो। उत्तर देखिए अब इसका कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो समझ में आई बात? अगर हम अपने अपनी भाषा में इसको बनाएँगे, तो भी ये एकदम सरल तरीके से ही बनेगा कि अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है। तो हम बना सकते हैं कि वह कवि जो है कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है, अर्थात जो निद्रित
है ना? थोड़ी कम खिली हुई है, हमने पढ़ा था ना कल निद्रित कलियाँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कलियाँ अभी अध खिली हैं, ऐसी स्थिति से उनको निकाल कर के पूर्ण रूप से जो है फूल बनाना चाहता है। और कवि यह भी मानता है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से, जो फूलों की आँखें हैं, उनसे आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। समझ में आ गया? अब तीसरा प्रश्न देखिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कल हमने एक लाइन पढ़ी थी कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लास खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। है ना? तो इस लाइन का, इस पंक्ति का जो हमने अर्थ पढ़ा था, वो इस उत्तर में आ रहा है। प्रश्न देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा, आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? अर्थात कवि जो है वो पुष्पों की नींद और आलस्य, जो उनमें आलस भरा हुआ है, उसको दूर हटाने के लिए वो क्या करना चाहता है? तो देखिए उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर, यहाँ पर हाथ फेर कर का क्या मतलब हुआ? अपनी कृपा दृष्टि करके, अर्थात अपना सहयोग देकर उन्हें जगाना चाहता है। ठीक है? वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। देखो यहाँ पे आया, एक आया चुस्त, ठीक है? फिर दूसरा आया प्राणवान और तीसरा आया आभावान। इनका मतलब क्या हुआ? तंदुरुस्त बनाना चाहता है, उनकी सुस्ती हटाना चाहता है, उनमें प्राणों की ऊर्जा को प्रस्फुटित करना चाहता है और उनको चमकीला बनाना चाहता है ना? तो आप अपनी भाषा में पर्यायवाची भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आभावान आया, तो आभावान को हम प्रकाश में भी बना सकते हैं, ठीक है? प्राणवान आया, तो इसका पर्यायवाची भी कर सकते हैं, जीवन को संचारित करना चाहते हैं। जैसे चुस्त आया, तो यहाँ इसको हम आलस्य को दूर करके यह भी बना सकते हैं। तो प्रश्न के उत्तरों में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पुस्तकीय भाषा को याद करें, ठीक है? तो देखिए, अब शुरू से लेते हैं एक बार। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को, जो नींद में पड़े हुए युवक है मतलब आलस में पड़े हुए हैं, नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा। ठीक है? नए उत्कर्ष के स्वप्न को जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि कवि जो है वो अपने काव्य से, अपनी कविताओं के माध्यम से अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि कवि अपने काव्य के माध्यम से उनके आलस्य को दूर भगा देंगे और उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहेंगे या चाहते हैं। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये 3 ही हमारे प्रश्न अभ्यास में ये 3 प्रश्न थे। अब कविता से आगे, अर्थात हमने कविता में क्या पढ़ा और हमें कविता के माध्यम से वो कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पे अब आप लोगों के 8th क्लास में, अगर हम 7th तक पढ़ते थे तो हमारा यही होता था अभ्यास प्रश्न, पर अब यहाँ थोड़ा-सा चेंज हो गया। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि हमारा स्तर बड़ा होता है, वैसे-वैसे हमारी शिक्षा जो पद्धति होती है, उसमें परिवर्तन होता है। तो अभी तो हमने कविता से पढ़ा कि कविता में क्या-क्या प्रश्न बन रहे थे। अब हम थोड़ा-सा कविता से अलग हट के आगे आएँगे और उससे प्रश्न बनाएँगे। तो पहला प्रश्न था कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ठीक है? क्योंकि वहाँ पर हमने पूरे चैप्टर के अंदर वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा है। तो पहला है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यह बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी, जैसे मैं हमेशा ही आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि जहाँ पे अपने शब्दों में, आपस में, इनका मतलब क्या होता है? आपको अपने विचार रखने होते हैं। आपके मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है, ठीक है? तो इसका मतलब हम किसी लेखकीय भाषा को लेकर यहाँ पर नहीं चलेंगे,
ना आप अपनी अध्यापिका भाषा को लेकर चलेंगे कि आपकी अध्यापिका ने आपको क्या उत्तर लिखवाया तो आप उसी भाषा को पकड़ लें, या आपकी बुक के हिसाब से आपके लेखक आपको क्या कहना चाहते हैं आप उसको पकड़ लें। क्योंकि आपस में चर्चा कीजिए और अपने शब्दों में दीजिए। इन प्रश्नों को जब आपसे पूछा जाता है, तो आपको कुछ वहाँ पर अपनी बातों को रखना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम आपस में चर्चा करेंगे, तो मैं और आप मिलकर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न को पढ़िए कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो हम आपस में चर्चा करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? तो उत्तर देखो, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। आपको समझ में आ रहा है? ऋतुराज अर्थात जो ऋतुओं का राजा होता है। षड ऋतु 6 ऋतुएं होती हैं और जिसमें वसंत ऋतु जो है उनको महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस ऋतु में नव प्रस्फुटित होते हैं, फल, फूल, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। जब सभी ऋतुओं का राजा है, तो इसका समास क्या बन गया? ऋतुराज। ठीक है? इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। यौवन मतलब जैसे एक कन्या होती है और वो एक उम्र अपनी यौवनता की उम्र में आती है, तो वो यौवन हो गया। यहाँ पे ऋतुराज भी जो है यौवन में होती है प्रकृति। आगे, इस ऋतु के आने पर सर्दी जो है कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व जो 5 तत्व होते हैं जैसे जल, वायु आगे पढ़ेंगे। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप मतलब अपना जो कोप है, अपना जो गुस्सा है ना? उसको छोड़ करके सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व कौन से होते हैं? 5 तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। जैसे हमारा ये शरीर जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। ये जो बीच-बीच में मैं आपको बातें बताती हूँ ना बढ़ा-चढ़ा कर, अनुप्रास अलंकार का जो मैं प्रयोग कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हमें प्रश्न को हम व्याख्या रूप में कर सकते हैं। जो मेरी लाइन होती हैं, जो मेरी पंक्तियाँ होती हैं, उनको आप जोड़ करके प्रश्न के उत्तर को बड़ा कर सकते हो। तो देखो, पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है, पांचों स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज में मंत्र मुग्ध कर देती है, अर्थात अपनी आवाज से मुग्ध कर देती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। ज्यादातर ये फरवरी और मार्च के बीच में ये महीना आता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 आपको 4 का उत्तर समझ में आ गया। आप अपनी भाषा का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। देखो यहाँ पर मैंने जब आपको पीडीएफ भेजा था, तो मैंने आपको लिखा था कि छात्र स्वयं उत्तर का अभ्यास करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पाठ में कितना सीखा, आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया, ये आपका मूल्यांकन है। जब बच्चे स्वयं किसी उत्तर का प्रश्न का उत्तर स्वयं अपनी भाषा में उसका अभ्यास करते हैं, तो मतलब होता है कि ये उसका मूल्यांकन है और हम अपना आकलन खुद कर लेते हैं, तो ये ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा-सा सार रूप में आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। क्वेश्चन है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि वसंत पंचमी में जो वसंत का महीना होता है उसमें वसंत पंचमी भी आती है, महाशिवरात्रि भी आती है, होली भी आती है। तो आपको किसी एक त्योहार पर निबंध लिखना है। निबंध का मतलब क्या होता है कि नी प्लस बंध, जो शब्दों को बांध लेता है, नी प्लस बंध शब्दों को बांध लेता है। तो आपको शब्दों को बांध करके इतना सुंदर बांधना है शब्दों को और अपनी भाषा में उसका आपको उत्तर देना है। जैसे होली है,
होली का मतलब आप होली का ले लीजिए कि होली क्या है? होली कब मनाई जाती है? होली कौन से महीने में मनाई जाती है? होली में आप क्या-क्या पकवान बनाते हो? होली त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है? ये किस भाव को जो है वो उजागर कर रहा है? ये सारा प्रश्न का उत्तर जो है आप दे सकते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए और आपका मूल्यांकन मैं आपके ही द्वारा, आपके ही शब्दों से सीखूँगी, मैं सीखूँगी और आपको भी उस प्रश्न का मूल्यांकन करके आपको अपना मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो आप स्वयं की करेंगे, ठीक है?